नाम तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल गांडी विद द एरो टुवर्ड सक्सेस। कल कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से लेक्चर हमारा अधूरा रह गया था। उसी लेक्चर को हम आज आगे बढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। साथ ही आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि जो साइकिल ट्यूब होता है, उस ट्यूब का जब आप वॉल्व हटा देते हो तो ठंडी ठंडी हवा आती है आपके पास। बड़ा आनंद लेते होंगे आप इस हवा का। तो इस ट्यूब में ऐसा कौन सा फ्रीज़र लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है कि ये ठंडी हवा देता है? ठीक है, ऐसा कौन सा पंखा ऐसे लगा हुआ है? इसकी बात हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले कल जो बाकी क्वेश्चन रहा था उसकी बात कर लेते हैं। यदि 7 मोल की किसी द्विपरमाणु गैस द्विपरमाणु गैस को एक नियत आयतन पर नियत आयतन पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक उष्मा दी जाती है। उष्मा दी जाती है तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा? कितना परिवर्तन होगा यदि Cp इज इक्वल्स टू 9 कैलोरी पर मोल और R गैस नियतांक जो है 1.9 कैलोरी पर मोल सेल्सियस है। ठीक है, इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ए 400, अपने को आंतरिक ऊर्जा पूछी है तो ऑब्वियसली इसका मात्रक जो हो जाएगा वो जूल हो जाएगा। बी 350, सी 497 एंड डी 520। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। हमें पूछा है 7 मोल की कोई डायटोमिक गैस है, उस डायटोमिक गैस को एक नियत आयतन पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर इतनी उष्मा दी जाती है कि उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो ऐसे में वो जो सब्सटेंस है, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उस सब्सटेंस के, उन मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ जो है। पहला प्रिंसिपल इसका जो है क्यू, निकाय को दी गई हीट, निकाय द्वारा किए गए कार्य और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। अब यहाँ पे दे रखा है नियत आयतन कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको और आगे बढ़ाते कुछ, क्योंकि जो दे रखा है उसके हिसाब से यहाँ पे अपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। पी डेल्टा वी और डेल्टा यू को मैंने आगे का जो लेक्चर था उसमें बताया था, इसको लिख सकते हैं अपन एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, अब कांस्टेंट वॉल्यूम ये कह रखा है तो इसको अपन 0 कह सकते हैं, क्योंकि जो डेल्टा वी है वो होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वी फाइनल इज इक्वल्स टू वी इनिशियल होगा। जो वॉल्यूम आपने शुरुआत में लिया था वही वॉल्यूम एंड तक भी चलेगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है।
तो ऐसे में डेल्टा वी जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो होगी वो ज़ीरो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो हीट है, आपने जो हीट दी है सिस्टम को, वो हीट निकाय की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम आएगी। ठीक है, पूरी की पूरी हीट जो है वो निकाय की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है। आगे बढ़ते हैं इसे में। अब जो फाइनल फॉर्मूला आया अपने पास वो आया Q इक्वल्स टू डेल्टा यू। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं अपन। चूँकि नियत आयतन है तो इसको लिखेंगे एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, इसको ये भी लिखा जा सकता था एन सी पी डेल्टा टी, लेकिन अपने को जो ये प्रोसेस हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, इसलिए हमने जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब दिक्कत क्या है अपने सामने कि यहाँ पे दे रखा अपने को सी पी और वहाँ पे है सी वी, तो ऐसे में आपको मेयर्ड रिलेशनशिप याद करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन 11th के लिए नहीं है, ठीक है, 12th एंड कॉम्पिटिशन के लिए। मेयर संबंध क्या होता है? सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। तो ऐसे में आप यहाँ से सी वी निकाल सकते हो। एन सी वी क्या हो जाएगा, इसको आप इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, सी पी माइनस आर और डेल्टा टी। एन मोल को रिप्रेजेंट करता है, आपने कितने मोल गैस लिया, कितने मोल है 7 मोल। सी पी क्या दे रखा है 9 कैलोरी पर मोल। आर दे रखा है अपने को 1.9, तो इसको अपन 2 भी मान के सोल्व कर सकते हैं, 1.9 मान के भी सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगर ऑप्शन मैच नहीं होगा तो 1.9 कर लेंगे अपन। डेल्टा टी टेम्परेचर में कितना गैप आया, तो वो हो जाएगा 20 माइनस 10। इसको सोल्व करते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 10 तो 490। क्या हो जाएगा, ये इंटरनल एनर्जी है तो जूल, ये कैलोरी में आएगी। ठीक है, क्योंकि आर कैलोरी में लिया गया था, सी पी कैलोरी में लिया गया था, इसलिए 490 कैलोरी जो है वो अपनी इंटरनल एनर्जी में ग्रोथ आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आज के जो लेक्चर है उसमें हम समझेंगे सिस्टम किस प्रकार के होते हैं, उनमें किस तरीके से जब हीट जाती है तो क्या क्या मूवमेंट हो सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या चीज़ होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या चीज़ होती है, इनको समझेंगे। शुरू करता है। समतापीय प्रक्रम शुरू कर लेते हैं पहले, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आप थर्मोडायनामिकल प्रोसेस लेते हो उन प्रोसेस के नेचर्स की बात करते हैं अपन, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं, इनकी बात कर रहे हैं अपन। शुरू करते हैं समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि समताप, सम यानी समान, तापीय यानी ताप, प्रक्रम यानी प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का ताप एज इट इज़ बना रहता है उसे समतापीय प्रक्रम कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। ऐसा प्रोसेस जिसमें निकाय का टेम्परेचर चेंज ना हो, ऐसा जो प्रोसेस है उसको समतापीय प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। कैसे होता है इसकी बात करें तो कुछ कंडीशंस होती हैं इसकी। आइसोथर्मल प्रोसेस कब हो सकता है, पहले एग्जांपल से समझते हैं, यूँ नहीं आएगा समझ में। एक सिस्टम है, इस पर पिस्टन लगा हुआ है, मॉलिक्यूल्स है, आपने इसे हीट दी, क्यों दी, तो ये एक तो इंटरनल एनर्जी में ग्रोथ का कारण बनेगी, दूसरा इससे कुछ वर्क करवाएगी।
अब आपको ये प्रोसेस ऐसा बनाना है कि इसका टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो चेंज ना हो। तो ऐसे में क्या होगा, आपको सिस्टम इस तरीके से ट्रिगर करना पड़ेगा कि वो उसकी इंटरनल एनर्जी में ग्रोथ ना करे, क्योंकि इससे क्या होगा, ये सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मूवमेंट करना शुरू करेंगे, इससे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आप धीरे धीरे इसको हीट दो, वो जो धीमे धीमे हीट बढ़ेगी वो धीरे धीरे इस पिस्टन को ऊपर उठाएगी और पिस्टन ऊपर आएगा, पिस्टन ऊपर आएगा, वर्क करेगा। तो इससे जो थर्मोडायनामिकल प्रिंसिपल जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा यू। यू समझ में नहीं आ रहा ये क्या कह रहा है, आगे बढ़ जाते हैं एक कदम, P डेल्टा V प्लस, इसको अपन लिख सकते हैं पर्टिकुलर एक बॉल की बात कर ले तो CV और डेल्टा T। अब यहाँ से समझ में आ रहा है, समतापीय प्रक्रम, ताप चेंज नहीं होना चाहिए। डेल्टा T का मतलब होता है T2 माइनस T1। समतापीय प्रक्रम है तो T2 इज इक्वल्स टू T1, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ऐसे में डेल्टा T क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो जो समतापीय प्रक्रम है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें निकाय को दी गई संपूर्ण ऊर्जा उस निकाय के द्वारा किए गए कार्य में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में कोई ग्रोथ नहीं हुई, ये 0 हो गया। मतलब आपने सिस्टम को कुछ इस तरीके से हीट दी कि वो जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम ने धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्व किया और ऊपर उठाने की कोशिश करी इस पिस्टन को। तो पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट हो गई, सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो एज इट इज़ बना रहेगा। तो ऐसे में पूरी जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस समतापीय प्रक्रम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। मेनली जो एक्सप्रेशन था वो ये रहा, जो Q है वो उससे हीट से पूरा का पूरा वर्क होगा, या फिर हीट में जो आप चेंजेस लाए हैं वो कुछ वर्क में चेंज करवाएगा। ठीक है, ये इसका फंडामेंटल हो गया समतापीय प्रक्रम का। अब अपन आइडियल गैस के लिए देखते हैं समतापीय प्रक्रम उसमें कैसे होता है। आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है वो PV इक्वल्स टू nRT होती है। 11th वालों ने अगर ये चीज़ नहीं पढ़ रखी है तो बस इसे ऐसे ही याद रख लें, आगे केमिस्ट्री में बहुत बार आएगी ये चीज़ें। ठीक है, आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, आइडियल गैस। अब अपन आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो इस पर लगा के देखते हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया इसमें, R गैस कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल्स जो कि पर्टिकुलर सिस्टम के लिए फिक्स्ड होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो कांस्टेंट हो जाएगी इस प्रेशर के लिए। पर्टिकुलर आइसोथर्मल प्रोसेस समतापीय प्रक्रम के लिए ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई। तो अब रहा क्या, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये एक्सप्रेशन होता है समतापीय प्रक्रम का। इसको आगे लेके चलते हैं अपन और। PV इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब अगर कई सारे सिचुएशन की बात करें तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू P3 V3 एंड आवर सो ऑन। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो गुणनफल है वो हमेशा कांस्टेंट होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब इसी में अपन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा, P ट्रांसफ़र कर देते हैं इसको पक्षांतरण, P इज़ प्रपोजनल टू 1/V, मतलब इस तरीके से। PV दे रखा आपने को, PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, P इज इक्वल्स टू K/V मीन्स P इज इन्वर्सली प्रपोजनल टू V।
ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जो ग्राफ की लाइन है इस तरीके से जाएगी पी और वी में, ये होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन का ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होता है, ठीक है। 11th में है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगी चीज़ें कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और 11th में नहीं है तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 11th और 12th में। आगे बढ़ते अपन। अब अपन वर्क फाइंड आउट करते हैं। जो आपने हीट दी पूरी की पूरी वर्क में चेंज हुई, तो क्या वर्क होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, उसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। वर्क इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, ठीक है। पी डेल्टा वी वर्क इज इक्वल्स टू पी डी वी। इन दोनों का क्या मतलब है इसको सोच लेते हैं। यह सूक्ष्म परिवर्तन होता है किसी चीज़ में, और यह होता है सूक्ष्मतम परिवर्तन, और भी ज़्यादा। मतलब टाइम के साथ वॉल्यूम का जो चेंज है वो चेंज बहुत ही कम है, तो उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी, और ये है डी वी। इसको अपन यहाँ पे इसलिए यूज़ में ले रहे हैं क्योंकि अपने को डिफ्रेंशिएट करके पता करना है कि वर्क कितना होगा। अपन एक लिमिट दे देंगे पर्टिकुलर, जैसे ये पिस्टन लगा हुआ था, यहाँ पे गैस थी, आपने इस सब्सटेंस को हीट दी। अब क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है, इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी, तो ये पिस्टन को ऊपर उठाने का कोशिश करेगा। तो मान लिया यहाँ पे वॉल्यूम V1 था, पिस्टन ऊपर उठ कर यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसे में ये पूरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 वॉल्यूम हो जाएगा, और ये इतना हो जाएगा डेल्टा ऑफ V1, ठीक है। और इसी को कह रहे हैं अपन D1 dV, ठीक है। तो dV किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करके ये पता लगाएंगे कि ये जो वॉल्यूम चेंज हुआ है, इस वॉल्यूम को चेंज करने में इस गैस ने कितना काम किया है, कार्य या काम, इस गैस ने कितना काम किया। देखो गैस ने काम किया है, इस चीज़ को अपन करेंगे क्योंकि जो वर्क है दो प्रकार के होते हैं, गैस के ऊपर काम, निकाय पर कार्य, और गैस द्वारा कार्य, निकाय द्वारा कार्य, ठीक है। तो अब इसको अपन पॉजिटिव में ले लेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करके देखते क्या होता है। बहुत ही कम टाइम के लिए ये जो वर्क है वो बहुत ही कम टाइम के लिए। अब अपन देखते हैं, ये छोटा सा काम इसका आ गया, अब अपन इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रिप दिख रही है आपको, ये जो पिस्टन लगा हुआ था, इस पिस्टन को अगर सिर्फ इतना उठाया जाए तो dV कार्य होगा, फिर और dV कार्य होगा, फिर और dV कार्य होगा, कुल मिला के ये पूरा कार्य जो होगा वो डेल्टा V को V तक जाएगा, ठीक है। डेल्टा V में चेंज लाएगा। तो छोटा छोटा dV मिला के अपन पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, ठीक है। चलते हैं वॉल्यूम V1 से V2 तक, शुरू करते हैं इसको। इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर, अब प्रेशर का वॉल्यूम के रेफरेंस में इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो प्रेशर को वॉल्यूम में चेंज करने जा रहे हैं हम। V1 V2, ये जो PV = nRT था, इसको यूज़ करते हैं। तो P की जगह पे क्या आ जाएगा, P है K/V आ जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट बाय V ऑफ dV। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन। V1 V2 कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, 1/V ऑफ dV। जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा K ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx जो होता है वो होता है log ऑफ x। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv जो होगा वो log ऑफ v होगा, और इसकी लिमिट दे देंगे अपन V1 से V2। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन आ जाएगा K
log ऑफ V2 बाई V1। आगे बढ़ते हैं इसमें। वर्क इज इक्वल्स टू के log ऑफ V2 अपॉन V1। V2 अपॉन V1। अब के की जगह पे अपन PV लिख सकते हैं क्योंकि PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था, और ये जो के इसी को लिख सकते हैं NRT। तो आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख लो, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड PV इज इक्वल्स टू NRT। किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो इस चीज़ को। तो वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PV हो सकता है, P1 V1 हो सकता है, P2 V2 हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि कांस्टेंट चल रही है टर्म्स। log ऑफ V2 बाई V1। ठीक है, ई की बेस पे आएगा log जनरली, NRT log E V2 बाई V1। ठीक है, ये एक्सप्रेशन होता है वर्क का फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस समतापीय प्रक्रम के लिए। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 12th 11th के लिए, लेकिन चूंकि आपकी बुक में था इसलिए मैंने करवा दिया। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अपन नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाते हैं। क्या चीज़ है नेक्स्ट? एडियाबेटिक प्रोसेस। रुद्रोष्म प्रक्रम। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या चीज़ है? रुद्रोष्म प्रक्रम। तो जो मैंने शुरुआत में कहा था साइकिल ट्यूब वाला, उसी की बात करेंगे और उसी से इसको समझेंगे क्या चीज़ है। तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन एक, प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो, वेरी फास्ट। जो भी प्रोसेस हो रहा है आपका, वो प्रोसेस इतना फास्ट होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो सिस्टम है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम से मान लो आप गैस बाहर निकाल रहे हो यहाँ से, तो ये गैस इतनी तेज़ी से बाहर निकलनी चाहिए कि जो इन्वायरमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे अपने टेम्परेचर को सेक्रीफाइस ना कर सकें। ठीक है, नो सेक्रीफिकेशन। ठीक है, सिस्टम का जो प्रोसेस हो रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस तब होगा जब ये प्रोसेस इतना फास्ट हो कि जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस इन्वायरमेंट के साथ किसी प्रकार का टेम्परेचर सेक्रीफिकेशन ना करे, किसी प्रकार का कोरिलेशन ना बिठा सकें, कोऑर्डिनेशन ना बने। ऐसा प्रोसेस होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। दूसरी कंडीशन, जो वॉल्स होनी चाहिए सिस्टम की, ये भी एडियाबेटिक होनी चाहिए। रुद्रोष्म दीवार क्यों एडियाबेटिक होनी चाहिए, समझते हैं इस चीज़ को। अगर ये दीवारें एडियाबेटिक न हुई तो ऐसे में ये जो इन्वायरमेंट है उसके साथ ये जो अंदर का सब्सटेंस है वो हीट एक्सचेंज कर लेगा और टेम्परेचर सेक्रीफाई कर लेगा। ठीक है, अगर सिस्टम जो है उसकी वॉल एडियाबेटिक नहीं है तो ऐसे में बाय इन्वायरमेंट के साथ अपना जो सिस्टम का सब्सटेंस है वो टेम्परेचर को सेक्रीफाइस कर लेगा और सिस्टम की जो सिस्टम के अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी एज इट इज़ हो जाएगा जो बाहर का है। तो ऐसे में प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। अब अपन पहले साइकिल ट्यूब का समझ लेते फिर आगे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये एक साइकिल ट्यूब, मोटरसाइकिल जो भी आपके पास है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर एक वॉल्व लगा हुआ है, आपने इस वॉल्व को खोला तो जैसे इस वॉल्व को खोलोगे यहाँ से एयर आएगी और ये जो एयर है वो इतनी फास्ट आपके पास आएगी कि अंदर का जो इन्वायरमेंट था, अंदर का जो सब्सटेंस था इस इन्वायरमेंट में, एक प्रकार की एयर ही थी अंदर भी,
गैसेज जो यूज़ में लाते हैं वो गैसेज हैं, और ये बाहर इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये इंटरनल एयर और ये बाहरी एयर। अब अंदर का जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस वॉल्व के द्वारा बाहर आना चाहिए, और वॉल्व बहुत ही पतला है, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ से तेज़ी से रैपिडली गैस बाहर आएगी, ठीक है। दिस प्रोसेस इज़ वेरी रैपिडली, फास्ट प्रोसेस हो रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जब गैस यहाँ से निकलेगी बाय इन्वायरमेंट में आएगी, तब इसके पास इतना समय नहीं होगा कि ये बाय इन्वायरमेंट के साथ किसी प्रकार का रिएक्ट कर सके। जब रिएक्ट नहीं करेगा तो किसी प्रकार का टेम्परेचर सेक्रिफिकेशन नहीं करेगा, इसके परिणाम स्वरूप आप बहुत ही ठंडा महसूस करते हो यहाँ पे हाथ रख के, लेकिन इंस्टेड ऑफ आपने यहाँ पे कहीं पे हाथ रखा है, तो ऐसे में गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पर इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट कर लेंगे, और जैसे जैसे हाथ दूर जाता जाएगा वैसे वैसे जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर इस गैस के सब्सटेंस का हो जाएगा। तो ऐसे में आपको कोई अलग फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है, यही लॉजिक होता है इसका। आगे बढ़ते हैं इसमें। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसकी जो इक्वेशन है वो होती है पॉइजन्स इक्वेशन। फॉर्मूला होता है इसका PV पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। गामा जो है वो गैस का नेचर शो करता है, सजेस्ट द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, गैस की प्रकृति को शो करता है, ठीक है। वैल्यू क्या होती है इसकी बात कर लें तो गामा इज इक्वल्स टू CP/CV, और ये वैल्यू होती है 1 + 2/F। 11th वाले इतने टेंशन ना लें। CP स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, CV स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस एज अ कांस्टेंट वॉल्यूम, और F इज़ अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। F डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो गैस के सब्सटेंस हैं उन सब्सटेंस की। तो कुल मिला के ये जो इक्वेशन है वो एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे और अपन समझने की कोशिश करेंगे कि वर्क डन कैसे होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, क्या इसका फॉर्मूला होता है, इसकी बात करेंगे आगे। ये इसकी इक्वेशन है, PV पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब आगे लेके चलते हैं। देखो ये PV पावर गामा, और एडियाबैटिक जो प्रोसेस है उसमें मैंने बताया किसी प्रकार की हीट एक्सचेंजेस नहीं होती है। जो अपना सब्सटेंस है वो इन्वायरमेंट के साथ किसी प्रकार का टेम्परेचर सेक्रिफिकेशन नहीं करेगा, तो इसमें हीट का जो चेंज है वो ज़ीरो हो जाएगा, हीट परिवर्तित नहीं होगी। तो ऐसे में थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो होता है W ΔU। हीट में जो चेंज है वो ज़ीरो हो गया, तो डेल्टा W इज इक्वल्स टू ΔU प्लस ΔU माइनस ऑफ ΔW इज इक्वल्स टू ΔU। अब ये माइनस सिर्फ मैथमेटिकल टर्म नहीं है, इसको फिज़िक्स के हिसाब से समझना है क्या चीज़ है ये छोटी सी इक्वेशन एक बहुत बड़ी बात को रिप्रेजेंट करती है। ये इक्वेशन ये बताना चाहती है कि अगर आप इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना चाहते हो, यहाँ पर पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा, अगर आपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना चाहते हो तो फिर आपको सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा। नेगेटिव है, सिस्टम पर काम होगा। इसका मतलब है कार्य सिस्टम पर हो रहा है, कार्य सिस्टम पर होगा। दूसरा, इसी नेगेटिव साइन को आप मैथमेटिकली उधर ले आओ तो इसकी फिजिक्स में मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। ये बताएगा, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, ΔW इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ΔU। ये जो चीज़ है
वो ये बता रही है कि अगर वर्क पॉजिटिव है इसका मतलब है सिस्टम द्वारा कार्य, सिस्टम द्वारा काम हुआ है। अगर सिस्टम द्वारा काम हो रहा है तो सिस्टम काम करने में अपनी कुछ एनर्जी को लूज कर देगा। तो जो इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, वो सिस्टम की कम हो जाएगी। ठीक है, उसमें गिरावट आएगी आंतरिक ऊर्जा में। ये छोटी सी इक्वेशन फिजिक्स में इन टर्म का कंसेप्ट बनती है, इसको रिप्रेजेंट करना चाहती है कि अगर आपने सिस्टम के ऊपर काम किया, आपने सिस्टम को, जैसे ये सिस्टम है, आपने पिस्टन दबाया तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा है, वॉल सारी की सारी एडियाबैटिक हैं। तो ऐसे में जैसे सिस्टम को दबाओगे आप, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में पास आते रहेंगे, उनके पास फ्री स्पेस कम हो जाएगी। इस वजह से उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर आप ये जो सब्सटेंस है उन मॉलिक्यूल्स को इजाज़त देते हो सब्सटेंस का वॉल्यूम बढ़ाने की, सब्सटेंस के ऊपर काम करने की, तो ऐसे में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी बाहरी हीट को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। बाहरी हीट को अगर ये सिस्टम के मॉलिक्यूल नहीं रह रहे हैं तो अपने अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को यूज़ में लेके, अपनी खुद की एनर्जी को यूज़ में लेके इस सिस्टम पर कुछ वर्क करना चाहेंगे। तो अपनी खुद की एनर्जी कम होगी, बस इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है, तो ऐसे में इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी। ठीक है, दोनों ही इस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आगे चलते हैं अपन। अब वर्क फाइंड आउट करते, कैसे निकालते हैं इनका वर्क। पीवी पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अपन ने देखा जो वर्क है वो इंटरनल एनर्जी का कॉज बन रहा है। ठीक है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, दोनों एक दूसरे से नेगेटिव रिलेशनशिप रख रहे हैं। तो अपन वर्क फाइंड आउट करते हैं। वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डेल्टा वी पी डी वी। अब अपन पी का इंटीग्रेशन वॉल्यूम की रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते, तो ऐसे में पी को ऊपर से यहाँ पे उठाते हैं नीचे। वॉल्यूम माना कि V1 से V2 तक इंक्रीज हुआ तो आ जाएगा कांस्टेंट V की पावर गामा ऑफ dV। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं, कांस्टेंट को आगे ले लिया, V1 V2, इसको ऊपर ले आओ, V की पावर माइनस ऑफ गामा हो जाएगा ऑफ dV। ये सारे मैथमेटिकल टर्म्स से आप जानते होंगे, ऑफ dV। ठीक है, अब अपन इनका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो क्या होगा, एग्जांपल से समझते हैं। x की पावर माइनस ऑफ 1 ऑफ dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर -1 + 1, यहाँ पे 2 ले लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, माइनस ऑफ 2। तो x की पावर जो है वही, प्लस इसमें 1 ऐड करो और नीचे जो पावर है उसमें 1 ऐड करो, ये टर्म ही नीचे आ रही है। ठीक है, ये इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन होता है। इसी को आगे बढ़ाते हैं अपन। के V की पावर माइनस ऑफ गामा +1 अपॉन माइनस ऑफ गामा +1। इंटीग्रेशन हो रहा है V1 से V2 तक। ठीक है, अब अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, टर्म्स को लिख के वैल्यू रखते हैं अपन। के V2 ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आते हैं एक बार। 1 माइनस गामा, गामा माइनस गामा +1 मतलब 1 माइनस गामा लिख सकते हैं अपन। V2 माइनस ऑफ गामा +1 माइनस V1 माइनस ऑफ गामा +1। ठीक है, लिमिट्स रखी है और कुछ भी नहीं किया। नीचे की जो लिमिट होती है वो ऊपर की वैल्यू रखने के बाद माइनस होती है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन की चीज़ है। नहीं, अगर आप 11th में नहीं आ रही है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट का जो आंसर आएगा बस उसको याद कर लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं इसमें। अब के को अंदर ले लेते हैं क्योंकि ये टर्म कुछ समझ में आ नहीं रही है, पच नहीं रही है अपने को। 1 माइनस गामा, के को अंदर लिया, के ऑफ V2 गामा माइनस ऑफ गामा प्लस 1 माइनस के ऑफ V1 माइनस ऑफ गामा प्लस 1। ठीक है, और बढ़ाते हैं इसको। W 1/1 माइनस गामा। अब इसमें कुछ करते हैं अपन। पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो इसकी जगह इस पूरी टर्म को अपन रख देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा इसकी बात करें, ये प्लस का गामा ये माइनस का गामा दोनों ही कट जाएंगे, इसलिए अपन के की वैल्यू को रखते हैं आगे। ये के है तो यहाँ पे आ जाएगा P1, ये V2 है तो यहाँ पे V2 लिख दो क्योंकि अपने को काटना है, मेन ऑब्जेक्टिव अपना यही है। V2 पावर गामा और फिर एज इट इज़ ये वाला V2 माइनस ऑफ गामा प्लस 1। अब दूसरे पे आते हैं, P1 V1 और V1 की पावर माइनस ऑफ गामा प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ आई। यहाँ पे गामा है एज इट इज़ यहाँ से छापा है। अब क्या होता है, x की पावर प्लस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 तो होता है x की पावर 0 0 माइनस 1। ठीक है, 0 का मतलब होता है x की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो बस इन दोनों टर्म, ये दोनों जो टर्म दिख रही है इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं दोनों ओर से। वर्क इज इक्वल्स टू 1 माइनस गामा माइनस गामा V2 पावर माइनस गामा V2 पावर प्लस गामा, दोनों को ख़त्म कर दो और ये जो टर्म लिखी है मैंने V की पावर गामा डॉट V की पावर माइनस गामा प्लस 1, इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं अपन, V की पावर गामा V की पावर माइनस गामा V की पावर 1। तो ये दोनों V की पावर 0 हो जाएंगे और 1 हो जाएंगे। 1 इंटू V की पावर 1 इज इक्वल्स टू V की पावर 1। ये पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, उधर जाते हैं तो क्या हो जाएगा P2 V2। ठीक है, गामा हट गया, ये मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। P1 V1 ये आ गया आंसर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में है वहाँ तक लाते हैं। W इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस गामा, यहाँ पे P2 V2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। क्या होगा, P2 V2 इज इक्वल्स टू NRT, क्योंकि क्या होता है P1 V1 इज इक्वल्स टू NRT, PV इज इक्वल्स टू NRT, गैस का इक्वेशन है। तो अपन P2 V2 की जगह भी NRT लिख सकते हैं, P1 V1 की जगह भी NRT लिख सकते हैं, क्योंकि जनरलाइज्ड फार्मूला ये है। तो इसको वहाँ पे पुट करते हैं और जो एनसीईआरटी में वो आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे NRT टू NRT1। ठीक है, इसी में कॉमन ले लेते हैं अपन NR1 माइनस गामा T2 माइनस T1। डन। ठीक है, बस इतना ही था और कुछ नहीं। ये आंसर है वर्क डन का एडियाबेटिक प्रोसेस में। ठीक है, ये होता है वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस में। आगे बढ़ते हैं अब दो छोटे से प्रोसेस जो हैं इनकी बात कर लेते हैं। सम आयतनिक
सीधी सी बात है। ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का जो आयतन है वो कांस्टेंट रहे, ऐसा प्रोसेस सम आयतनिक प्रोसेस कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल प्लस डेल्टा ऑफ यू, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, Q इक्वल्स टू पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा ऑफ यू। सम आयतनिक है तो आयतन में जो चेंज है V है, ठीक है, ये वॉल्यूम V2 या V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज V फाइनल इज इक्वल्स टू V इनिशियल। बस इतना सा है। तो इसमें जो सिस्टम को आपने हीट दी है वो पूरी की पूरी हीट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी। ठीक है, ये सारे मैथमेटिकल टर्म्स से अपन एग्जांपल पे आता है कैसे होता है ये प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस में ये एक पिस्टन है, आपने इसको हीट दी तो ये हीट क्या करेगी, आपने इस सिस्टम को इतना मजबूती से जकड़ रखा है कि ये जो पिस्टन है वो ऊपर नहीं जाने वाला है। ठीक है, आपने एक क्लोज्ड सिस्टम बना दिया, एडियाबैटिक वॉल नहीं है। ठीक है, ये आपने एक क्लोज्ड सिस्टम बनाया, उसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, जब ये गैस ऊपर प्रेशर लगाएगी आगे नहीं जा पाएगी, तो ऐसे में जो हीट आप दे रहे हो वो हीट इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी। इसी चीज़ को सिग्निफाई करता है सम आयतनिक प्रोसेस। दी गई हीट पूरी तरह से इंटरनल एनर्जी में ग्रोथ के बराबर होगी। डन। ग्राफ की बात कर लो तो इसका ये सीधा सा ग्राफ होता है, प्रेशर और वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है, समय के साथ नहीं बढ़ रहा है, तो इस तरीके से प्रेशर बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, समय के साथ नहीं बढ़ेगा। बस अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम अलग अलग पोजीशन से गुजर कर वापिस अपने इनिशियल पोजीशन पे आता है, मतलब एक सर्कुलर पाथ बनाता है। ठीक है, मान लो सिस्टम ने यहाँ से शुरू किया जाना, ये इनिशियल पोजीशन है, तो वापस सिस्टम पूरी तरह से घूमकर वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा और यही इसकी फाइनल पोजीशन होगी। तो ऐसे में थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, इसकी बात करते हैं अपन। ये जो प्रोसेस है Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा ऑफ यू। तो ऐसे में क्या होगा, जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी नहीं ग्रोथ नहीं कर पाएगी, इसमें चेंज 0 हो जाएगा। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ एक पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि पर्टिकुलर इस पोजीशन से सिस्टम ने स्टार्ट किया, इस पोजीशन पे आ गया। तो जब पोजीशन एक ही है तो थर्मोडायनामिकल जो सिस्टम होता है उसके बारे में मैंने बताया था, उसके जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स होते हैं, वो ये बताते हैं सिस्टम की पोजीशन क्या है, और वापस सिस्टम उसी पोजीशन में आया तो ये जो थर्मोडायनामिकल वेरिएबल है उसमें चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा ये। ठीक है, U इज़ कांस्टेंट देन डेल्टा U इज़ 0। ठीक है, तो ऐसे में भी दी गई हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होगी, पूरा काम करवाएगी। ये जो काम हुआ है वो हीट की वजह से हुआ है, हीट के मूवमेंट की वजह से हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो प्रोसेसेस होते हैं थर्मोडायनामिकल वो समाप्त होते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स का सेकंड प्रिंसिपल क्या है, कार्नो इंजन क्या है, इन सब की बातें करेंगे। धन्यवाद।